जय हिंद प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में हम एएससी यानी आर्मी सप्लाई कोर में जो वैकेंसी आई हुई है उस पर बताने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए एएससी भर्ती को लेकर। और ये बहुत ही बेहतरीन भर्ती है और ये एक ऐसी भर्ती है जिसमें फायरमैन के लिए आपको रनिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है यहाँ पे रनिंग का क्राइटेरिया नहीं है। तो बिना रनिंग किए बिना दौड़े आपको यहाँ पे आसानी से फायरमैन की नौकरी मिल सकती है। फायरमैन हो या लीडिंग फायरमैन हो या फायर इंजन ड्राइवर हो, तीनों में ही रनिंग का यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है। तो बहुत ही अच्छा चांस है यहाँ पे। अगर आपकी रनिंग उतनी अच्छी नहीं है तो भी आपके लिए बहुत अच्छा मौका यहाँ पे बनने वाला है। तो आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए कि सर बताइए एएससी यानी आर्मी सप्लाई कोर का जो फायरमैन होता है उसका जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, काम क्या करना होता है, फैसिलिटीज क्या मिलती हैं और उसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। आप लोगों के कमेंट पर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे आपके डाउट्स रहते हैं। तो चलिए मैंने आप सभी के कमेंट्स को पढ़ते हुए कुछ यहाँ पे 10-11 पॉइंट्स हमने नोट किए हैं जिस पे सबसे ज्यादा कमेंट्स आपके, सबसे ज्यादा डाउट्स आपके आते हैं। तो चलिए इन्हीं सारे डाउट्स को आपको क्लियर करके बताते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि एएससी फायरमैन होता क्या है। एएससी का मतलब होता है आर्मी सप्लाई कोर, जो कि भारतीय सेना में एक तरह से ट्रांसपोर्ट का काम करती है। इसका काम होता है जो मिलिट्री के पेट्रोल हो गए, अनाज हो गए, इनका सप्लाई करना। इसके कुछ यूनिट्स होते हैं, कुछ गोदाम होते हैं, वहां पे ये क्या करता है उसको स्टोर रखता है और उसको क्या करता है सप्लाई करने का काम यहाँ पे आर्मी सप्लाई कोर का होता है। नाम से ही आप समझ सकते हो। और यहाँ पे फायरमैन क्या करता है, तो फायरमैन जो होता है जो यहाँ पे उसके पेट्रोल के गोदाम होते हैं, अनाजों के गोदाम होते हैं, उसको क्या करता है वहां पे फायर से संबंधित सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, ये फायरमैन का काम होता है। इसके बाद आता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको मांगा गया है 10th का सर्टिफिकेट मिनिमम आप पास होने चाहिए। साथ ही साथ इसमें क्लियरली मेंशन है कि आपको फायर से संबंधित कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब उसके लिए आपको कोई स्पेशल सर्टिफिकेट इसमें नहीं मांगा गया है, बस आपको करना क्या है, आपको फायर से संबंधित बेसिक जानकारी आपको लेनी है। अब आप वो कैसे करते हैं, चाहे ऑनलाइन सीख लीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, या कोई किताब ले लीजिए। आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि फायर क्या होता है, फायर के प्रकार क्या होते हैं, कौन सी फायर किस टाइप की होती है और उसको बुझाने का तरीका क्या क्या होता है। तो इस प्रकार से आपको बेसिक जानकारी फायर के बारे में होनी चाहिए, जो कि वहां पे आपको काम में आएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका फायर एक्सपीरियंस। इसका सर्टिफिकेट नहीं देना, आप निश्चिंत रहिए, आपके पास 10th है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है यहाँ पे 18 से 25 साल। यहाँ पे SC ST को छूट मिलेगा कितने साल का, 5 साल का। और OBC को छूट मिलेगा कितने साल का, 3 साल का। यानी अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आप 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 30 साल तक। और अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो आप 18 से 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप जनरल या EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए 18 से 25 साल इसके बीच में एज का क्राइटेरिया होने वाला है। इसके बाद आता है PST, जिसको बोलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपका हाइट लिया जाएगा। हाइट की बात करें तो यहाँ पे हाइट आपको दिया गया है 165 सेंटीमीटर मिनिमम आपकी हाइट होनी चाहिए। यहाँ पे ST कैटेगरी को 2.5 सेंटीमीटर का हाइट में छूट मिलता है, तो ये भी आपको बेनिफिट ST वालों को यहाँ पे होने वाला है। वैसे सामान्यतः SC OBC जनरल EWS इनको क्या है, इनकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे क्राइटेरिया है। इसके बाद चेस्ट। चेस्ट यहाँ पे आपका 81.5 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, प्लस 5 सेंटीमीटर आपको क्या करना है, एक्सपैंड करना है। ऐसे करके आपको हवा खींचना है, सीने को फुलाना है, उसके बाद माप करेंगे, वो 5 सेंटीमीटर नॉर्मल से फूलना चाहिए। तो ये आपका 5 सेंटीमीटर यहाँ पे एक्सपेंड करके आपको यहाँ पे चेस्ट आपका मापा जाएगा। इसके बाद आएगा आपका पीईटी। पीईटी बहुत ही आसान होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रनिंग होगी नहीं, तो रनिंग ना होने की वजह से बहुत ही आसान हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर भारी पड़ने वाला है तो वो होगा फायरमैन लिफ्ट, जिसमें आपको 65.5 kg का वेट उठाना है, खुद ही उठाना है, और 96 सेकेंड में 183 मीटर लेकर के जाना है। ये थोड़ा सा भारी होने वाला, इसके लिए आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करके जाना है। आपको कोई वहां पे हेल्प नहीं करेगा उठाने में, आपको खुद ही उठाना रहेगा। वो कट्टा बोरा जो भी जिसमें वो भर करके रखते हैं, और उसको उठा करके दूसरे स्थान पे 183 मीटर सीटी बजेगी, सीटी बजते ही आपको उसको उठाना है और वहां 183 मीटर लेकर के जाना है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि जब हम लोग भर्ती हुए थे बहुत सारे बंदे
उठाने में ही असमर्थ हो गए, जबकि हम लोगों का 63.5 केजी यानी 2 केजी कम ही था इससे, फिर भी उसको नहीं उठा पाते हैं। लगता है आसान, लेकिन थोड़ा आपको प्रैक्टिस करके जाना है, प्री प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। बहुत सारे बंदे उठा के ले गए, लेकिन उसको ले जाकर लेकर वापस मतलब पूरी दूरी ही कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि 63.5 केजी लेकर चलना, अगर रेगुलर कोई बोझ वगैरह उठाने का काम नहीं करता तो उससे नहीं हो पाता। तो आपको प्रैक्टिस करके जाना, यही इसमें सबसे टफ होने वाला है। उसके बाद आपका होगा लॉन्ग जंप, 2.7 मीटर लगभग होता है आपका, 9 फीट। तो 9 फीट का लॉन्ग जंप कुछ बहुत ज्यादा टफ होने वाला नहीं है, आसान है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करके जाइए, आसानी से हो जाएगा। इसके बाद आता है रोप क्लाइंबिंग, ये थोड़ा सा टफ होने वाला है। अब इसमें 3 मीटर की हाइट होती है, और वो 3 मीटर जमीन से नहीं शुरू होता, वो जहां आप पकड़ते हैं वहां से शुरू होता है। तो ये नीचे जो 1-2 मीटर होता है ये काउंट नहीं होता। तो यहां से ऊपर आपको रस्से को पकड़ के ऊपर जाना, जिसमें आप पैर का यूज कर सकते हैं। फिर भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत सारे लोगों से ये भी नहीं हो पाता, तो आप प्रैक्टिस करके जाइए ताकि आपको वहां पे कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, कि यहाँ पे इसका सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो इसमें सबसे पहले आपका होगा पीईटी और पीएसटी, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया कि आपका ये हाइट, चेस्ट, ये सब मापा जाएगा। उसके बाद आपका ये टेस्ट होगा। उसके बाद इसमें होता है आपका रिटन एग्जाम। जब इसको क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद आपका क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम का सिलेबस थोड़ा सा आर्मी ऑर्डिनेंस से डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपका रीजनिंग होगा 25, मैथ्स होगा 25, जीके जीएस ये होगा आपका 50, और इंग्लिश ये भी होगा आपका 50। तो यहां पे इंग्लिश के क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, 50 क्वेश्चन हो जाता है, जबकि आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में जो है वो आपका इंग्लिश 25 ही रहता है, वहां पे रीजनिंग 50 हो जाता है। तो वहां पे रीजनिंग वालों को बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे थोड़ा आपको इंग्लिश पे फोकस करना है, क्योंकि 50 क्वेश्चन इंग्लिश और 50 क्वेश्चन जीके जीएस, यही आपके क्वालिफाइंग, यही आपका रिजल्ट डिसाइड करने वाले हैं। तो ये आपका 150 क्वेश्चन होने वाला है, जिसके लिए आपको 150 मार्क दिए जाएंगे, यानी 150 क्वेश्चन है तो 150 अंक का होगा। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, कितना, तो 0.25 का। अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 अंक आपके क्या होंगे, काट लिए जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक खास बात इसमें कि ये जो आपका रिटन टेस्ट होने वाला है ये OMR सीट पे होगा, यानी ऑफलाइन होगा। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होता है, ऑफलाइन आपको इसके सेंटर जो होते हैं वहां पे आपको जाना है। और बहुत सारे बंधुओं का तो यही हमसे डाउट रहता है कि सर बताइए इसका ये जो फिजिकल होगा, जो रिटन होगा, ये कहाँ पे होगा। तो सप्लाई कोर में ज्यादातर आपका ये जहां पे वेंगलोर, जहां पे आप भेज रहे हैं अपना ऑफलाइन फॉर्म, 90% आपका चांस है कि आपका वहीं पे टेस्ट होगा। अब इसका मतलब यह नहीं है कि अगर वहां पे टेस्ट होगा तो आप अप्लाई ही मत कीजिए, क्योंकि दूर है। दूरी से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है भाई। आपको नौकरी पानी है, नौकरी करनी है, नौकरी लेनी है, तो आपको जाना पड़ेगा। हम लोग भी बहुत ट्रैवल किए हैं, बहुत आसाम गए हैं, यूपी के रहने वाले आसाम गए हैं, यूपी के रहने वाले हैं कश्मीर लोग गए हैं, और नागपुर आए हैं, महाराष्ट्र आए हैं, कहाँ कहाँ लोग जाते हैं नौकरी पाने के लिए। तो आपको जाना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। दूरी होने की वजह से आप ये मत सोचिए कि मैं फॉर्म ही ना अप्लाई करूं, आप बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कीजिए। अगर आपका आता है एडमिट कार्ड तो आप टेस्ट भी देने जाइए, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते हैं। क्योंकि एक बार मौका निकल गया हाथ से, बहुत पछतावा होता। बहुत सारे लोग पछता रहे हैं अभी भी, हमारे भर्ती के, हमारे साथ के लोग ऐसे हैं जिनका आया, नहीं गए, अब पछतावा हो रहा है दूरी की वजह से। तो ये दूरी मायने नहीं रखती, 2-4 हजार किलोमीटर, 1,000-1,500 किलोमीटर कुछ ज्यादा नहीं होता। थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं हम लोग सैलरी पे। इसका सैलरी जो है वो है आपका 19,900, इसका बेसिक है, ठीक। इस पे आपका HRA मिलता है, इस पे आपका DA मिलता है, इस पे आपका TPT मिलता है, इस पे आपका TPTDA मिलता है। इसके अलावा रिस्क अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर इन सब अलाउंसेस को जोड़ दें तो आपकी सैलरी इन हैंड जो होगी वो होगी आपकी 40+। अगर आप ज्वाइन करते हैं फायरमैन को तो आपकी सैलरी कितनी होगी, 40+ आपकी होने वाली है। यही अगर आप FED को ज्वाइन करते हैं, FED का भी सेम चीज है, FED को ज्वाइन करते हैं तो ये आपकी सैलरी हो जाएगी 45+। और अगर यही आप लीडिंग फायरमैन को ज्वाइन करते हैं तो भी आपकी सैलरी 45+। दोनों की सैलरी
दोनों का बेसिक सारी चीजें सेम है, तो इन दोनों की सैलरी भी सेम होगी। यानी अगर आप एफईडी और एलएफएम लीडिंग फायरमैन को ज्वाइन करते हैं तो आप 45,000 से ज्यादा इन हैंड सैलरी 7वें पे कमीशन में मिलेगा। अगर यही 8वां पे कमीशन लग गया तो ये सैलरी 60,000 भी जाएगी इन हैंड डायरेक्ट। बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पे मिलती है। तो ये हो गया सैलरी। इसके बाद बात करते हैं फैसिलिटीज में कि यहाँ पे आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है इस नौकरी में। तो सबसे ज्यादा लोगों की डिमांड होती है भाई सीएसडी की, जिसको हम लोग कैंटीन कार्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको सीएसडी मिलने वाला है, वो भी कौन सा, ग्रोसरी का। यहाँ पे ग्रोसरी मतलब घरेलू सामानों के लिए आपको सीएसडी का कार्ड मिलेगा। यहाँ पे आपको लिक्वर कार्ड यानी शराब वाला कार्ड आपको नहीं दिया जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे सीजीएचएस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के थ्रू आपको मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती है। आपका सीजीएचएस कार्ड बन जाएगा, उसके थ्रू आप अपने फैमिली का, आपके ऊपर जो भी निर्भर है, अपना खुद का इलाज आप फ्री करवा सकते हैं, उसका पैसा गवर्नमेंट पे करती है। इसके अलावा ड्रेस अलाउंसेस, ड्रेस अलाउंस हो गया, बोनस हो गया, नाइट अलाउंस हो गया, ये सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौका होने वाला है। ड्रेस अलाउंस का पैसा आपको मिल जाएगा, आपको नाइट ड्यूटी करते तो नाइट अलाउंस का पैसा मिल जाता है, हेल्थ स्कीम का पैसा मिल जाता है, सीएसडी का पैसा मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो उनकी पढ़ाई का भी पैसा मिल जाता है। तो और क्या सुविधा चाहिए भाई, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, इन सब सुविधाओं के अलावा और आपको क्या चाहिए, यही सारी सुविधाएं लोगों को चाहिए होती है। तो ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिल जाती है। और सबसे बड़ा लोगों का सपना होता है कि आर्मी में जाने का, तो आर्मी के साथ आपको काम करने का यहाँ पे पूरा मौका मिलने वाला है। अब बात करते हैं ड्यूटी की। तो ड्यूटी आपको बता दें कि यहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन ये ड्यूटी शिफ्ट वाइज होती है। फायरमैन की जो नौकरी होती है वो क्या होती है, एक प्रकार से इमरजेंसी सेवा है फायर की। तो इमरजेंसी होने की वजह से ये क्या होगी, आपकी नाइट भी चलेगी यहाँ पे और डे भी चलेगी। अब वो आपके यूनिट पे, आपकी नौकरी जहाँ पे लगती है वहां पे निर्भर करता है कि वो कैसा। ज्यादातर क्या होता है, वीकली होता है, एक हफ्ता नाइट, एक हफ्ता डे, एक हफ्ता नाइट, एक हफ्ता डे। इस प्रकार से ये ड्यूटी चलती है 3 शिफ्ट में, 8-8-8 24 घंटे की। यानी आपको ड्यूटी 8 ही घंटा करना है, लेकिन वो आपका शिफ्ट चेंज होता रहता है वीकली। इसके बाद बात करते हैं कि प्रमोशन यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला। भाई सबका सपना होता है कि अगर हम किसी भी नौकरी में जाए वहां पे हमें प्रमोशन भी मिलना चाहिए। तो अगर आप फायरमैन के रूप में सिलेक्ट होते हो तो आप बन सकते हो लीडिंग फायरमैन, जो कि एएससी में तो डायरेक्ट भी भर्ती होती है, लेकिन अगर आप फायरमैन में आते हो तो लीडिंग फायरमैन बन सकते हो, या फायरमैन से आप एफईडी भी बन सकते हो। इसके लिए 3 साल मिनिमम आपकी सर्विस होनी चाहिए, यानी 3 साल बाद आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एफईडी का आपको टेस्ट देना पड़ेगा, इसके लिए आपके पास हैवी व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। लीडिंग फायरमैन सीनियरिटी बेस होती है, जैसी वैकेंसी खाली होगी आपको यहाँ पे लीडिंग फायरमैन बना दिया जाएगा, ये सीनियरिटी बेस होती है। इसके बाद इन दोनों, अगर ये दोनों बन गए तो इसके बाद आप स्टेशन अफसर बन जाते हो, स्टेशन अफसर, एसओ जिसको हम लोग बोलते हैं। और अगर यहां से भी अगर आप प्रमोट हो गए तो आप एडीएफओ बन जाते हो, 3 स्टार। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रमोशन होने वाला है। तो ये काफी अच्छी सुविधाएं यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ मिलती है। और सबसे अच्छी बात तो मुझमें ये दिखी कि भाई इसमें रनिंग नहीं है, आपको सीधा वेट उठाना है, रोप क्लाइंबिंग करनी है, और लॉन्ग जंप है आपका 2.7 फीट का। सीधा आपको नौकरी यहाँ पे मिलने वाली है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंग्लिश और जीके जीएस पे काम करना होगा, क्योंकि ये आपके मेरिट को डिसाइड करने वाले हैं। वैकेंसी कम है तो उस हिसाब से आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई पे आप फोकस रखिए। फिजिकल कुछ खास है नहीं, फिजिकल तो आपका आसानी से हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जितने लोग वीडियोस को देख रहे हैं उसमें से 80% लोग तो ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे आपको रियल और ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट्स को पढ़ता रहता हूँ, ज्यादातर मैं कमेंट्स का जवाब भी देता हूं। और अगर बहुत ज्यादा डाउट्स आने लगते हैं तो मैं उस पर वीडियोस भी आपको बना के दे सकता हूं डिटेल जानकारी के लिए। इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो बिल्कुल हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।